रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज़ अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। आपके पास लेके आए जी केमिस्ट्री क्लास 10th की। तो क्लास 10th की केमिस्ट्री के अंदर जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड किस चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया है जी आपके पास बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से। तो बायोकेमिस्ट्री को बायोकेमिस्ट्री क्यों कहते हैं इसके ऊपर हमने तफसीलन बात की थी। अगर आपने मेरा वो वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे मैंने आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो न्यूक्लिक एसिड। इसकी जो हमारा इसका टॉपिक है आज का, इसके अंदर हम इंशाल्लाह ये बात सीखेंगे कि हमारे इस लेक्चर के अंदर न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को तफसील से हम आज की इस लेक्चर के अंदर वजाहत करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स के साथ साथ इसके अंदर इनके फार्मूलाज क्या हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हमने स्टडी करनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस जो आपके पास आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली में ज्वाइन हो चुके हैं तो आपको चाहिए कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। आप चलते हैं जी अपने वेबसाइट की तरफ, अपना लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि न्यूक्लिक एसिड मैंने लिखा हुआ है। न्यूक्लिक एसिड इट इज़ अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी सेल। ये लिखा हुआ है कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का सेल है, ठीक है। ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ पहले पहले मैं सोचा है कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं, बाद में इंशाल्लाह आपकी बुक के हार्ट से बात करेंगे। अभी अभी आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं ताकि जो बच्चे मतलब इंफॉर्मेटिव यानी कि कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं समझना चाहते तो उनके लिए भी ये मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। अगर कोई बच्चा कॉन्सेप्चुअल समझना चाहता है तो वो पूरी वीडियो देखे ताकि एंड तक इसके सारे के सारे पार्ट चेक करे ताकि उसके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो इंफॉर्मेटिव हो बन सके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेल है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक सेल के अंदर, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी सेल। हर सेल का अंदर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ जैसे न्यूक्लियस होता है वैसे ही आपके पास ये न्यूक्लिक जिस तरह से न्यूक्लियस के बगैर सेल नहीं रह सकता, इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड के बगैर भी सेल नहीं रह सकता। तो ये बात यहाँ पे की है उसने, इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी सेल। हर सेल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का एक कंपोनेंट होता है वो डेट्स कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड। अब ये दूसरे नंबर पे ये उन्होंने बता दिया है कि ये जो कंपोनेंट है इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी कि ये एक बड़ा ही पेचीदा किस्म का सब्सटेंस। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये एक इतना पेचीदा किस्म का सब्सटेंस है, अगर आप इसे स्टडी करने बैठ जाओ तो आप इसे मतलब बहुत ज़्यादा आपका टाइम सर्व करो फिर भी आपको इसके अंदर इसके फार्मूलाज की समझ नहीं आती। तो फिर भी मैं यहाँ पे जो फार्मूलाज मैंने किए हुए हैं आपके लिए वो बड़े ही मतलब मैंने सिंपल अंदाज से लिए हैं जो बच्चों को समझ आ सके। अगर किसी बच्चे ने मेरे मतलब वो वाला जो चैप्टर 3 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने लेक्चर ड्रॉ किए थे, अगर किसी बच्चे ने वो वाले नहीं लिए हुए तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, और अगर आपने लिए हुए हैं तो फिर आपके लिए वेल एंड वेल है, ठीक है। तो अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मजीद लिखा हुआ है दे आर द पॉलीमर यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर यूनिट होते हैं। आपको पता है कि आप प्रीफिक्स यूज करते हो डाई, ट्राई, मोनो, टेट्रा, ठीक है, पेंटा, ठीक है, ये सारी जो होती हैं तो इनके अंदर जो पोली आता है, पोली एक प्रीफिक्स है, ठीक है। पोली यानी कि बहुत ज्यादा, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ यूनिट। तो किसके, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये भी इंशाल्लाह लेक्चर के लास्ट के ऊपर मैं आपको बता के जाऊंगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर और भी क्या क्या चीजें पाई जाती हैं वो सारी बातें इंशाल्लाह लास्ट पे करते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड 3 हिस्सों के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड लिख लो या न्यूक्लिक एसिड लिख लो, दैट्स गुड है, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हो, तो न्यूक्लियोटाइड लिख लो या न्यूक्लिक एसिड लिख लो तो एक ही बात है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। आपके पास 3 कंपोनेंट है, वो कौन कौन से 3 कंपोनेंट है, एक फर्स्ट वन इज दैट नाइट्रोजन बेस होंगी। तो नाइट्रोजन बेस के साथ साथ आपके पास दूसरे नंबर पे आपके पास आएंगी पेंटोज शुगर और फिर फास्फेट ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस होगी ये नहीं पता अभी, यहाँ पे बस मैंने नाइट्रोजन बेस तो कंफर्म कर दिए। तो यहाँ पे नीचे
जितनी भी बेस मैंने बस लिखी हुई है वो नाइट्रोजन सी होंगी, ठीक है। तो आपने अपने दिमाग में ये एक बात कंफर्म कर देनी है कि आपके पास आप जितनी भी बेस आनी है वो नाइट्रोजन से आनी है, ठीक है। तो यहाँ दूसरे नंबर पर मैंने लिखा हुआ है पेंटोज शुगर। अब पेंटोज यानी कि पेंट है मेरे पास, मैंने आपको पहले वहाँ पे थर्ड वाले चैप्टर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े थे वो में मैंने आपको प्रीफिक्सेस सिखाए थे। तो प्रीफिक्सेस यहाँ पे मैंने पेंट लगाया यानी कि 5। तो यहाँ पे मजीद नीचे इनकी तफसील भी बताई हुई है, ठीक है। तो उसके बाद फास्फेट ग्रुप है और फास्फेट ग्रुप के साथ साथ आपके पास ये 3 पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आपके पास ये आते हैं। अब यहाँ पे नीचे मैंने इसके फार्मूलाज लिखे हुए हैं जो आपके पास अब आपको नजर आ रहे होंगे। पेंटोज शुगर को एक और नाम देते हैं, आप प्यार से कहते हो 5 कार्बन मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड के ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले आपको बता दूं कि आपके पास जो पेंटोज है या 5 कार्बन है ये दोनों एक ही बात है। 5 कार्बन का जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम है कि शराज अहमद, ठीक है, किसी का नाम अली है, किसी का नाम अबरार है, ठीक है, किसी का नाम सहर अब्बास है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आपके पास ये 5 कार्बन को आप सिंपल निक नेम देते हो पेंटोज का, ठीक है। तो अब आपने इसको नाम क्या देना है, पेंटोज, 5 कार्बन यानी कि पेंटोज। तो यहाँ पे जो शुगर है, शुगर का नाम मैंने लिख दिया है, शुगर का नाम क्या, मोनोसेक्राइड। अब आपने आपको याद हो अगर तो आपने अपनी बुक के अंदर पढ़ा था कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी एक टाइप है मोनोसेक्राइड। तो अगर आपने कार्बोहाइड्रेट के ऊपर मेरा लेक्चर नहीं लिया हुआ तो आप इस डिस्क्रिप्शन के अंदर जाए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मोनोसेक्राइड को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, जो वो बच्चे मेरा लेक्चर नहीं ले सके उनके लिए, ठीक है, ताकि उनके लिए भी ये इंफॉर्मेटिव बन सके। अब यहाँ पे मोनोसेक्राइड एक बड़ी सिंपल सी शुगर होती है, ठीक है। जो मोनोसेक्राइड होती है एक सिंपल शुगर होती है और इसे आपके पास रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। मोनोसेक्राइड को एक और नाम देते हैं रिड्यूसिंग शुगर का। और क्यों रिड्यूसिंग शुगर के क्यों नाम देते हैं, क्योंकि ये रिड्यूसिंग शुगर इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये आपके पास क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है इन नेचर के अंदर, बड़ी इजीली रिड्यूस हो जाती है, दैट्स वजह से कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। मोनोसेक्राइड जो आपके पास होती है, मोनो आपको पता है कि आपके पास क्या है, एक प्रीफिक्स है, यानी कि प्रीफिक्सेस के तौर पर यूज किया जाए मोनो, तो मोनो यानी कि एक, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्राइड यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप का नाम है मोनोसेक्राइड। अब यहाँ पे जो नेम यूज किया है शुगर का वो है मोनोसेक्राइड और जो पेंटोज लिया है वो 5 कार्बन। तो मोनोसेक्राइड के बारे में ये बताया कि ये रिड्यूसिंग होती है, रिड्यूसिंग शुगर है यानी कि रिड्यूसिंग इन नेचर है। और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास स्वीट सिंपल शुगर होती है और इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, ठीक है। अब एक और आपको बात बताता जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, आपको पता है कि आपने पढ़ा था आपके चैप्टर के अंदर, जब आप 9th क्लास के अंदर थे तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था सोल्यूशन वाला चैप्टर, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड। तो वहाँ पे आपको पता चला कि अमार्फस वो वाले सॉलिड होते हैं जो बेढंगी शक्ल में होते हैं, ठीक है, और क्रिस्टलाइन वो वाले होते हैं जो एक प्रॉपर तरतीब के साथ होते हैं। तो इस तरीके के साथ ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है। तो मोनोसेक्राइड के बारे में मैं थोड़ी सी बात बताई यहाँ पे ताकि एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जा सके। अब यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, अब आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने इसे कहा था कि ये कितनी कार्बन कितनी होती है, पेंटोज होती है। तो पेंटोज के साथ मैंने एक और नाम भी लिखा था 5 कार्बन। तो यहाँ पे एक कार्बन ये है, ठीक है, दूसरा कार्बन ये है और उसके साथ साथ तीसरा ये है, फिर आपके पास आ रहा है चौथा और एट द एंड आपके पास आ रहा है 5वां। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गए, 5 कार्बन कंफर्म्ड हो गए। अब इन 5 कार्बन को आपने क्या करना है, आपने इन 5 कार्बन को इनकी वैलेंसी जो कि मैंने बताया था टेट्रावैलेंसी होती है कार्बन की, तो वो पूरे करते जाना है। आपने इसके अंदर क्या मैनेज करने हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन। और एक और बात बताता जाऊं, ये जो आपके पास मोनोसेक्राइड होता है ये कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होता, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड डज नॉट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, ये कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कार्बन 5 कार्बन है, उसके साथ साथ मैंने इसकी वैलेंसीज को पूरा किया है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि आपके पास क्या हुआ है, आपके पास यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये आपके पास 2 कार्बन 2 बॉन्ड बने हुए हैं और इसके साथ साथ ये, तो कितने हो गए 3, और ये इसके साथ 4 हो गए। तो इस तरीके के साथ आपके पास क्या हुआ है, कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड पूरे किए। तो इसी तरीके के साथ आपके पास दूसरी कार्बन ये एक है, उसका दूसरा ये है, फिर आपके पास तीसरा ये है और
चौथा ये वाला है। तो इस तरीके के साथ कार्बन ने अपने क्या किए हुए हैं, बॉन्ड्स को पूरा किया हुआ है। इसी तरीके के साथ इस कार्बन ने भी ये वाले एक अपने बॉन्ड पूरे किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के साथ हर कार्बन ने अपने बॉन्ड्स को क्या किया है, पूरा किया हुआ है। तो कार्बन ने अपनी वैलेंसी पूरी करनी है टेट्रा, यानी कि 4 की वैलेंसी उसने पूरी करनी है और उसके अलावा वो कभी भी ज़्यादा वैलेंसी नहीं देगा। तो ये आपने बात याद रखनी है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी है, 4। 4 से ज़्यादा कभी भी नहीं होनी, और अगर आप 4 से ज़्यादा करोगे तो आपका फार्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 5 कार्बन को एक तरतीब के साथ लिख लेना है। 5 कार्बन को तरतीब के साथ लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे 4-4 बॉन्ड बनाने हैं। अब जब आप 4-4 बॉन्ड बना लोगे, देन आपको वहाँ पे आपने हाइड्रोजन आयन को और ऑक्सीजन को और हाइड्रोक्सल को आपने एडजस्ट करते जाना है। तो इस तरीके के साथ आपके पास क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सल आ जाएंगे और 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और आपके पास इसी तरीके के साथ जो होगा उसके साथ साथ एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लास्ट वन पे आपने जाना है, तो वहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा CH2OH, ठीक है। तो CH2OH आपने भी साथ लगा देना है। तो इस तरीके के साथ आपके पास क्या हो जाएगा, एक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, राइबोज शुगर। अब राइबोज शुगर भी इसे कहते हैं, मैंने यहाँ पे नीचे आपको बताया हुआ है कि इसे आप एक और नाम देते हो राइबोज शुगर का। आपने याद रखना है कि पेंटोज शुगर को आप क्या कहते हो, 5 कार्बन मोनोसेकेराइड, और 5 कार्बन मोनोसेकेराइड के साथ साथ आप एक और नाम देते हो राइबोज शुगर का। तो ये राइबोज शुगर मैंने इस वजह से आपको यहाँ पे बता दी है कि राइबोज शुगर का आगे नाम आएगा, तो आपको पता चलना चाहिए, आपका फौरन दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये वाला फार्मूला था राइबोज का, ये वाला, ठीक है। जो अभी हमने स्टडी किया, ये वाला जो फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, ये किसका है, राइबोज का। तो ये मामला मैंने आपको बताने थे। तो राइबोज शुगर के बारे में बताया मैंने कि राइबोज शुगर क्या होती है, पेंटोज शुगर क्या होती है, और उसके साथ साथ मैंने ये आपको बताया कि आपके पास जो होता है 5 कार्बन मोनोसेकेराइड वो क्या होता है, और मोनोसेकेराइड के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी, ताकि जो बच्चे थे जिन्होंने मेरा वो वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, उनके लिए भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सके। अगर आप मतलब ये वाली बातें नहीं समझना चाहते, ये वाली पिक नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्ट मतलब जा सकते हो टॉपिक की तरफ भी, मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली ज़रूर समझो ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके।